सो हेलो स्टूडेंट्स, अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 यूनिट 1 पार्ट 3। पार्ट 2 अगर आप लोगों को याद है तो खत्म करते करते अपने लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को ब्रीफली इफ नॉट इन ग्रेट डिटेल समझा था। करेक्ट है। आज जो हमारा डिस्कशन है वो कंटिन्यू हो रहा है उसी के इर्द गिर्द। समझते चलना बात को। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है। पार्ट 2 का निष्कर्ष शॉर्ट रन पे एप्लीकेबल है। शॉर्ट रन क्या होता है सर? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहता है, एटलीस्ट एक फिक्स्ड है। एक से ज्यादा फिक्स्ड हो सकता है बट एटलीस्ट एक फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल है। बाकी वेरिएबल है। अब क्योंकि बाकी वेरिएबल है, उदाहरण लेबर, लैंड फिक्स्ड है, तो उस पीस ऑफ लैंड पे आप लेबर अप्लाई करते जाओगे तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो हम लोग जब लेबर और पुट करते जा रहे थे तो शुरू में तो हमने देखा कि लेबर डालने से आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है, आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है। फिर आउटपुट बढ़ तो रहा था पर तेजी से कि हौले हौले, फिर आउटपुट हौले हौले बढ़ने लगा और ग्रेजुअली जब आप और लेबर लगाए तब आउटपुट गिरने चला गया, नेगेटिव रिटर्न्स हो गया। तो 3 स्टेजेस हमने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पढ़ाए। फिर से बता दे रहा हूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज टू द शॉर्ट रन। ठीक है। 3 स्टेजेस क्या थे? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, बराबर बात है। ओके सर, ऑल गुड सर। अब बच्चे, अगर हम लोग बातचीत को आगे लेकर चले तो मैंने आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, कि फिक्स फैक्टर एक है, ठीक है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, लेबर बदल रहा है, तो टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकता है दोनों फैक्टर्स मिलके। अच्छा, बाय द वे, क्या आप लोगों ने रियलाइज किया कि इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोलते हैं? जस्ट थिंक ऑफ इट। एक फिक्स फैक्टर एक लेबर, एक फिक्स्ड फैक्टर दो लेबर, एक फिक्स फैक्टर तीन लेबर, क्योंकि फैक्टर तो फिक्स्ड ही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फैक्टर तो फिक्स्ड ही है। तो 1:4, 1:5 रेशियो सेम है कि रेशियो बदल रहा है? रेशियो बदल रहा है, इसीलिए नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। थिंक ऑफ इट। समझ आया? टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब समझ में आता है, टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है क्लास, बताइएगा? टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। और मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है क्लास आपका क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर, बाय चेंज इन लेबर। सर बातचीत समझ में आता है? नो वरीज सर। ओके, हटाइए इसको। ये रहा एपी का फॉर्मूला और ये रहा एमपी का फॉर्मूला। क्लास, अब आई एम इंटरेस्टेड, बिफोर कोई रिलेशन में आपको बताऊं, इन द डायग्राम। डायग्राम में आप लोग कुछ यूनिक बातें नोट करिएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहली बात, आप लोग देखो टीपी का डायग्राम। किसका? टीपी का। टीपी शुरू में इनवर्ट जाता है, शुरू में इनवर्ट जाता है और फिर वो आउटवर्ड चला जाता है, मैक्सिमम होता है और फॉल होता है। ये पॉइंट जहां पे उसका बढ़ने का गति चेंज हुआ ना, इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? बोलना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। where TP changes its pace, where TP changes its pace, changes its pace। और अब मैं अगर पेपर सेटर हूं ना, मैं आपको ना एक टेबल दे दूंगा और बोलूंगा बता इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां है। ऐसे नहीं बता पाओगे, सीक्रेट बता रहा हूं। जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है ना, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एमपी इज मैक्सिमम, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एमपी इज मैक्सिमम। ये देखो, दिखाऊं? ये देखो, ये गया ना मैक्सिमम। एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट बच्चे एमपी इज मैक्सिमम बच्चे, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एमपी इज मैक्सिमम बच्चे। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ठीक है? एपी धीरे धीरे राइज हो रहा है, एपी मैक्सिमम हो रहा है बच्चे। जहां एपी मैक्सिमम हुआ, किसी से मिलते हो तो पहले आप करके बात करते हो, फिर तुम करके बात करते हो। याद रखना, किसी से मिलते हो तो पहले आप करके बात करते हो, फिर तुम करके बात करते हो। तो पहले आप
मतलब जहां एपी मैक्सिमम होगा वहां स्टेज 1 खत्म होगा। पहले आप मतलब एपी, तो जिस पॉइंट पर बच्चे, ये दिख रहा है आपको ये पॉइंट, यहां पर जहां पर एपी मैक्स है वहां पर स्टेज 1 खत्म हुआ। तो स्टेज 1 एंड्स वेयर एपी इज मैक्स, स्टेज 1 एंड्स वेयर एपी इज मैक्स, स्टेज 1 एंड्स वेयर एपी इज मैक्स। इतनी बात समझ में आई? राइट सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेज 1 हो गया, पहले आप फिर तुम मतलब जब टीपी मैक्सिमम होता है तब स्टेज 2 खत्म होता है। जब टीपी मैक्सिमम होता है तब स्टेज 2 खत्म होता है। समझ में आ रही है? अब एक बात आप लोग नहीं नोट कर रहे हो बच्चे, जहां टीपी मैक्सिमम है, जहां टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी क्या है? 0। देखो ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जब टीपी मैक्स तब mp इक्वल्स टू 0, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम mp इक्वल्स टू 0। मैं ये जो बात बोल रहा हूं आपको टेबल में दिख जाएगा, मैं भी दिखाऊंगा टेबल फिर से, पर डायग्राम देख लो। कोई आपसे डायग्राम एक्सपेक्ट नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है और ओनली एमसीक्यूज है, सो हाउ विल दे आस्क द डायग्राम? दे कैन नॉट आस्क द डायग्राम, बट यू शुड नो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। और जब टीपी फॉल हो जाता है तब एमपी नेगेटिव हो जाता है, जब टीपी फॉल हो जाता है तब एमपी नेगेटिव हो जाता है। व्हेन टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव। सब रीड करवाऊंगा, पर अब आप लोग देखो जो जो मैंने बात करी, एवरीथिंग विल कम ट्रू हियर। स्टूडेंट्स मुझे सबसे पहले बताइए कि एमपी मैक्सिमम आपको कहां दिख रहा है? एमपी मैक्सिमम 1 मैक्सिमम कहां दिख रहा है आपको? 3 यूनिट्स में, तो यानी 3 यूनिट्स इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने क्या पूछा था? मैंने आपको बोला था ना कि इंस्टीट्यूट ये पूछेगा कि बता, टेबल देख के बता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां है। सो बच्चा लोग सोचेगा सर तो सिखाए थे कि जब ऐसे करके ऐसे बदल जाए वो है इन्फ्लेक्शन, यहां तो डायग्राम ही नहीं है। तो ट्रिक है कि जहां एमपी मैक्सिमम दिख जाए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और स्टेज 1 कहां खत्म हो रहा है? मैंने आपसे ये पूछा स्टेज 1 कहां खत्म होता है? जहां एपी मैक्सिमम कहां है? यहां पे। दो जगह सेम है तो बाद वाला माना जाएगा। तो ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 1। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो जहां एपी मैक्सिमम हुआ वहां स्टेज 1 खत्म। स्टेज 1 का नाम है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पहले स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के दूसरे स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहां से शुरू हो गया, स्टेज 2। सवाल ये है बच्चे कि ये खत्म कहां होगा? मैं ढूंढ रहा हूं टीपी मैक्सिमम, पहले आप फिर तुम। टीपी मैक्सिमम मुझे यहां दिख रहा है, ये स्टेज 2 खत्म। एंड एक बार एमपी नेगेटिव हो गया तो वो तो फिर पता है नेगेटिव रिटर्न्स हो गया। जब एमपी नेगेटिव दिखा तो इट इज स्टेज 3, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्लास 1 मोर इंटरेस्टिंग थिंग देख लो, जब टीपी मैक्सिमम है तब एमपी 0 है। एक और चीज देखना चाहोगे? तुम देखो, ये ढूंढो कहीं एपी और एमपी इक्वल हो रहा है क्या? कहीं हो रहा है क्या? एपी और एमपी कहीं इक्वल हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? फोर्थ यूनिट पे। कहां पे हो रहा है? फोर्थ यूनिट पे। कहां हो रहा है? फोर्थ यूनिट पे। क्लियर है ना? अब बहुत सारी बातें स्टार्ट होंगी, समझना बात को, सुनना।
टीपी मैंने आपको बता दिया, एपी बता दिया, एमपी बता दिया। आओ एपी और एमपी का रिलेशनशिप देखा जाए। आओ रिलेशनशिप पढ़े इनका। व्हेन एपी राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनपुट, वेरिएबल इनपुट का मतलब क्या है? लेबर। जब आप लेबर बढ़ाते हो तो एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा, एपी बढ़ेगा। जब ये हो रहा होता है तब एमपी एपी से ग्रेटर होता है। मतलब जब एपी ऊपर जा रहा होता है तब देखो एमपी एपी से ऊपर ग्रेटर होगा। देखना चाहोगे? ये देखो, सुनना, यहां से यहां तक एपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेक करो। बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो तुम चेक करो एमपी एपी से हर जगह ग्रेटर है। जब जब एपी राइज हो रहा है, जब जब एपी, तब तब एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है सिंपल में। व्हेन एपी राइजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी। लिख लो बात नंबर 1, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। कॉपी में लिख लो, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। व्हेन एपी राइजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। बात नंबर 2, जब एपी मैक्सिमम है, ये देखो 110 पे मैक्स था, तब एमपी और एपी इक्वल होता है। ये देखो, यही तो बोलना चाह रहा था तुमको कि देखो एपी और एमपी कब इक्वल हो रहा है? जब एपी मैक्सिमम है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बात। तो व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी अपना मैक्स वैल्यू अचीव करता है, जब एपी अपना मैक्स वैल्यू अचीव करता है, तब एमपी इक्वल्स टू एपी। व्हेन एपी अपना मैक्स वैल्यू अचीव करता है, तब एमपी इज इक्वल्स टू एपी। तीसरी बात, व्हेन एपी फॉल्स, जब एपी गिरना शुरू होता है, तब एमपी लेस देन एपी। देखो, देखना चाहोगे? एपी फॉल हो रहा है तब यू सी द बिहेवियर। एपी फॉल हुआ 110 से 104, फर्स्ट टाइम एपी फॉल हुआ तो तुम चेक करो तब एमपी एपी से कम हो गया। जब एपी राइज हो रहा था तब एमपी एपी से ग्रेटर था, और जब एपी फॉल हो रहा है तो एमपी एपी से लेसर है। बच्चे समझ आया? अब सुनो, when AP is less than when AP is falling, then MP is less than AP. When MP is falling, then MP is less than AP. अब चलो आगे बढ़ते हैं। Let it be, let it be, let it be, let it be. अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करता है शॉर्ट रन में, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पर जब ये ऑपरेट करता है तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस। इंस्टीट्यूट टफ क्वेश्चन कैसे सेट करेगा? विच वन ऑफ देम इज नॉट अ अजम्पशन इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक अजम्पशन नहीं है? तो जब क्या है पता रहेगा तो क्या नहीं है पता लगेगा। कभी भी इकोनॉमिक्स में, आपका पहले इकोनॉमिक्स था या नहीं था, आई डोंट नो। एक सिंपल बात समझ लो, पहले भी बोला हूं, इको में कभी भी लॉ रहेगा तो उसका कुछ अजम्पशंस रहेगा। कोई भी लॉ कुछ अजम्पशंस में काम करता है। चलिए आइए बात करते हैं। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड। मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है, जब हम लोग लैंड और लेबर का बात कर रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वही यूज होगा, अचानक से बीच में बदल नहीं देंगे, है ना? पहली बात। दूसरा बात, देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड। मतलब एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर नहीं होगा ना तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही दुनिया में नहीं होगा। दुनिया से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही आप माइनस कर दिए, बताइए।
The law does not apply to those cases where the factors must be used in fixed proportions to yield output. मतलब मान लो अगर एक लैंड है और एक लैंड पे 2 ही लेबर लग सकता है, 2 लैंड पे 4 लेबर, तब फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। ये लॉ तब काम करेगा जब एक लैंड पे 2 लेबर, एक लैंड पे 3 लेबर, एक लैंड पे 4 लेबर सब काम कर सके, तभी दिस लॉ विल वर्क। अरे क्योंकि लॉ का ही नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आप रेशियो ही नहीं बदल सकते फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। आप अगर रेशियो ही नहीं बदल सकते फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, तो हाउ कम इट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? और हम लोग यहां पे खाली इनपुट और आउटपुट का क्वांटिटी को गिनते हैं, कितना लेबर इनपुट हुआ, कितना क्वांटिटी आउटपुट हुआ। हम लोग को मॉनिटरी टर्म से कोई मतलब, या कुछ भी रुपीस के टर्म्स में लिखा हुआ है क्या? नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना उससे, तो क्यों लिखा रहेगा रुपीस के टर्म्स में? सर समझ आ गया है बातचीत? तो अब क्लास में आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को, शैल वी? सुनिएगा बात को। 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, पहला क्या? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये वो स्टेज है क्लास जहां टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। पहले जोर जोर से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। देखो, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट अप टू अ पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये देखो यहां पर ये पॉइंट तक बढ़ रहा है तेजी से, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और तब तब एमपी भी बढ़ता है ना, और एमपी मैक्सिमम भी हो जाता है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने यही तो पढ़ाया, एमपी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर नहीं लिखा है तो गया आपका नंबर। एमपी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे क्या लिखा है? इसके बाद टीपी बढ़ता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और जब एक बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, एमपी अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद एमपी बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा। मैक्सिमम अचीव कर लिया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, तो एमपी गिरने लग जाता है। स्टेज 1 एंड्स वेयर वेयर द एपी रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। यही तो पढ़ाया, यही तो पढ़ाया, वेयर एपी इज मैक्सिमम, एपी रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है। आगे आगे, ये स्टेज क्यों काम करता है, इसका लॉजिक क्या? एक्सप्लेनेशन मतलब व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई दिस स्टेज वर्क्स, व्हाई दिस स्टेज इज करेक्ट। क्योंकि शुरू में आपके पास फिक्स फैक्टर है, आपके पास जमीन बहुत बड़ा है, बट यू डू नॉट हैव एडिक्वेट वर्कर्स, लेबर एडिक्वेट नहीं है आपके पास, यू डू नॉट हैव एडिक्वेट लेबर, तब फिर यू हैव टू अप्लाई मोर लेबर। अंडरस्टूड और नॉट? यही है यहां पर। The law of increasing returns operates because in the beginning quantity of fixed factor is बहुत सारा relative to variable factor। तो जब आप और लेबर डालते हो तो वो फिक्स फैक्टर या वो जमीन या वो मशीन और बेहतर इस्तेमाल होने लग जाता है ना? हाँ सर, देखो लिखा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, if a machine can be efficiently operated when 4 persons are working on it, if in the beginning we are operating it only with 3 persons, production is bound to increase if the 4th person is also put to work। क्योंकि तब वो मशीन अपना बेस्ट तरीके से काम कर सकेगा अगर उसमें 4 लोग रहें अवेलेबल। सर समझ आ गया है? सर समझ आ गया है? Thus, as more units of variable factor are employed to a work with indivisible fixed factor, output increases due to fuller utilization of the fixed factor। तो ये पूरे पैराग्राफ का सिंपल एक लाइन में पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर दूं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर लिख लो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर लिख लो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जब शुरू में फिक्स फैक्टर ज्यादा रहता है, जमीन बहुत बड़ा है, तो एक वर्कर के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा जमीन को यूज कर ले। जैसे जैसे आप और वर्कर्स लगाते हो, जमीन का इस्तेमाल बेटर होने लग जाता है, ज्यादा होने लग जाता है। इसीलिए तो लिखा हूं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। खत्म, ये पूरा पैराग्राफ खत्म कर दिया एक लाइन में। फिर है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लास, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है?
कि जब आप इनपुट और बढ़ाते हो, जब आप इनपुट और बढ़ाते हो तो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। मान लो एक जमीन पे बेस्ट काम तब होगा जब 5 लेबरर्स हो, पर जब आप 5 से ज्यादा लेबरर बढ़ा देते हो तो ऐसा नहीं है कि जमीन और आउटपुट नहीं देगा, पर फिर वो उतना एफिशिएंटली काम भी नहीं करेगा। यही है ना। इन स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज अंटिल इट रीचेज एट द मैक्सिमम। मैंने बोला था स्टेज 2 के एंड में टीपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और स्टेज 2 के एंड में एमपी क्या बन जाता है? 0। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो। विच स्टेज इज आइडियल या बेस्ट फॉर अ प्रोड्यूसर? स्टेज 2 इज बेस्ट फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर। क्यों? आई विल एक्सप्लेन। क्यों? आई विल एक्सप्लेन। विच स्टेज इज बेस्ट? बेस्ट स्टेज फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर, स्टेज 2 बेस्ट स्टेज फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर। रैशनल मतलब जिसमें बुद्धि है, उसके लिए बेस्ट स्टेज स्टेज 2 है। बेस्ट स्टेज फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर, बेस्ट स्टेज फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर। स्टेज 2 बेस्ट स्टेज है फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब शांति से समझिएगा, अब शांति से समझिएगा। देखिए क्यों स्टेज 2 बेस्ट क्यों है। देखो, स्टेज 1 में आउटपुट बढ़ रहा था हौले हौले की तेजी से, तेजी से। स्टेज 2 में भी तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है सर, पर टोटल प्रोडक्शन तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे तो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या हम प्रोडक्शन छोड़ दें, मशीन को पूरा यूज ना करें या जमीन को पूरा यूज ना करें? मेरी जमीन की कैपेसिटी है 800 यूनिट्स, मैक्सिमम जमीन से मैं अनाज 800 यूनिट्स उगा सकता हूं। 600 यूनिट के बाद जिस तेजी से ग्रोथ हो रहा होता है वो तेजी कम हो जाती है, वो स्पीड कम हो जाती है। द स्पीड विथ विच इट इज इंक्रीजिंग चेंजेस आफ्टर और स्लोस डाउन आफ्टर 600। स्पीड स्लो डाउन हो गया, इसका मतलब हम प्रोडक्शन छोड़ दें? क्या बात करते हो यार। स्पीड स्लो डाउन हो गया तो तुम प्रोडक्शन छोड़ दोगे? नहीं नहीं, तुम 600 से 800 में गए तो तुम प्रोडक्शन थोड़ी छोड़ दोगे। इसलिए शुरू में जो मैंने आपको बताया कि एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 प्रेफर करेगा। स्टेज 1 में तेजी से बढ़ रहा था, स्टेज 2 में बढ़ तो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? समझ आ गया? आ जाओ स्टेज 2 पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑकर प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स फैक्टर्स, ठीक, एज मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड टू वर्क विद इट। एक बार ये बेस्ट पॉइंट रीच हो गया at which variable factor is sufficient to ensure good utilization of fixed factor, any further increase in variable factor will cause marginal and average product to decline because fixed factor then becomes inadequate relative to variable। अब वेरिएबल ज्यादा हो गया, फिक्स्ड कम पड़ गया। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बाद वेरिएबल ज्यादा हो गया, फिक्स्ड कम पड़ गया। समझ आ गया? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फेनोमेनन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। द फेनोमेनन ऑफ diminishing returns like that of increasing returns, phenomenon of diminishing returns like that of increasing returns rests upon the indivisibility of the fixed factor। कि फिक्स फैक्टर इनडिविजिबल है। फिक्स फैक्टर क्या बोलो? इनडिविजिबल है। फिक्स फैक्टर क्या है? इनडिविजिबल है। समझ में आ गया? देखो, तुम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब यू आर ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट, यू आर ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट। आप क्या करने का कोशिश कर रहे हो? फिक्स फैक्टर तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो फिक्स फैक्टर की कमी को आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा के पूरा करने का चेष्टा कर रहे हो। हाँ, अरे पर भैया ये कमी तो एक हद तक ही पूरी हो सकती है, उसके बाद तो जमीन का काम जमीन करेगा, लेबर का काम लेबर।
आप अगर एक जमीन पे 100 लेबर नचा दोगे तो थोड़ी ना आउटपुट और तेजी से बढ़ जाएगा, जमीन तो अपनी कैपेसिटी के बाद रुक जाएगा। यही है बात यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। और स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, यहां तो सब बर्बाद हो गया। आप इतना लेबरर लगा पाए कि एक लेबरर दूसरे लेबरर को काम ही नहीं करने दे रहा है। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ। ऐसा समझ लीजिए ना, आपके घर में किचन होगा, गेस्ट्स आने वाले हैं, खाना जल्दी बनाना है, खाना अच्छे से बनाना है। नॉर्मली एक जन खाना बनाता है, ठीक है, चलो अब गेस्ट्स आने वाले हैं, 2 जन आ गया, ठीक है, खाने बनाने का तेजी बढ़ जाएगा। 3 जन आ गया, किचन बेस्ट यूज हो रहा है, 3 तवा लगा हुआ एकदम धड़ाधड़ दे धमाडम, बेस्ट यूज हो रहा है। 4 जन आने से क्या, वो साथ में सलाद बना दिया, रोटी तो अब उसी तेजी से बन रही है, पर अब सलाद वलाद मिल रहा है, मतलब स्पीड थोड़ा सा बढ़ा, अब उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा। पर अब आपके किचन में जगह 3 आदमी का था, चौथा आदमी आ गया तो थोड़ा इंक्रीज हुआ, अब पता चला हम 10 आदमी घुसा दिया आपके किचन में, तो कोई किसी पे गिर रहा है, कोई किसी पे गिर रहा है। 2 आदमी तो तवा पे ही गिर गया, जिस पे खाना बनना था, तो वो खाना बनना रुक गया है। जो लोग गिरा, 2 आदमी उसी को डेटॉल लगा रहा है। तुम समझ रहे क्या क्या हो रहा है किचन के अंदर? इसी को तो बोलते हैं ओवर क्राउडिंग, इसी को तो बोलते हैं ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम। नेगेटिव रिटर्न्स हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। पहले जितना बना रहे थे उतना भी बना नहीं पा रहे हैं। तो स्टेज ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2। जो मेन निष्कर्ष था, जो मेन कंक्लूजन था, समझ में आती है बातचीत? यस सर, बात समझ में आ रही है, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स, अगली बात क्या है क्लास? अगली बात है क्लास रिटर्न्स टू स्केल। क्या है अगली बात? रिटर्न्स टू स्केल। पहले तो आंसर योर क्वेश्चन, रिटर्न्स टू स्केल कब अप्लाई होता है, शॉर्ट रन की लॉन्ग रन? रिटर्न्स टू स्केल लगता है लॉन्ग रन में। रिटर्न्स टू स्केल लगता कब है बोलो? लॉन्ग रन में। व्हेन डज रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई बोलो? इन द लॉन्ग रन। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई इन द लॉन्ग रन। अब क्या है? लॉन्ग रन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में देयर इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन है मतलब ऑल फैक्टर्स आर, अब फिक्स फैक्टर बोल के कुछ नहीं बचा, सारे फैक्टर्स क्या हो गए हैं? वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल नाउ। मतलब अब यहां पर फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो सकता। मैं अब आपको समझाने के लिए इसके तीनों स्टेजेस बताऊंगा। इसके 3 स्टेजेस है। कितने? 3। स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग वर्ड पहली बार इसमें आया है, वहां इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिक्रीजिंग नहीं था, डिमिनिशिंग था। फर्स्ट टाइम डिक्रीजिंग वर्ड आया है, माइंड यू। चलिए अब समझाता हूं, तीनों रिटर्न्स टू स्केल अभी समझाता हूं। इधर देखो, हाँ, लैंड, लेबर, आउटपुट। पहले समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग आरटीएस रिटर्न्स टू स्केल। बच्चे, एक जमीन था, 2 लेबरर था, एक जमीन 2 लेबरर, आउटपुट थी 100 यूनिट्स। अब आप लोग आ गए हो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। एवरी फैक्टर इज वेरिएबल, लैंड भी चेंज हो सकता है, लेबर भी। यहां फैक्टर प्रोपोर्शन कैन नॉट बी चेंज। मान लो आपने इनपुट्स को डबल कर दिया, ये दोनों क्या है बोलो? इनपुट्स। लैंड और लेबर क्या है बोलो? इनपुट्स। इनपुट्स को आपने कर दिया डबल, मान लो 2 लैंड हो गया, 4 लेबर हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जब आपने इनपुट्स को डबल किया तो आउटपुट इज मोर देन डबल। इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगा, ये सबको पता है, पर इनपुट बढ़ाने से आउटपुट
डबल से ज्यादा बढ़ गया, लेट्स से आउटपुट बिकम्स 300 गुना, तो जब इनपुट वॉज डबल्ड आउटपुट वॉज ट्रिपल्ड, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ट्रिपल जरूरी नहीं है, इट कैन बी मोर देन डबल। समझ में आया क्या? लिख लो अब एग्जांपल 1 लिख लो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का, ऐसे ही कॉपी कर लो जो लिखा है। हो गया। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये देखो इधर कांस्टेंट आरटीएस, कांस्टेंट आरटीएस। अब कांस्टेंट आरटीएस क्या है? इनपुट डबल हो गया तो आउटपुट भी एग्जैक्टली डबल हुआ, दैट इज कांस्टेंट आरटीएस, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इनपुट इज डबल्ड आउटपुट विल बी डबल्ड, मतलब जितना परसेंटेज इनपुट बदलेगा उतना ही परसेंटेज आउटपुट। सच में डबल जरूरी नहीं है, ट्रिपल होगा तो वो भी ट्रिपल। बात समझ पा रहा है ना? परसेंटेज एक ही होगा दोनों में, ये बात समझने का है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में। एंड क्लास गेस व्हाट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल फाइनली। ये अच्छा पहले ये तो कॉपी करना है आप लोग को, सॉरी कॉपी कर लीजिए, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कॉपी कर लीजिए। मैं वेट कर ले रहा हूं, तब तक देख ले रहा हूं कोई डाउट आ रहा है क्या। क्लियर है? ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब फाइनली क्या है बोलो? डिक्रीजिंग आरटीएस। क्या है बोलो? डिक्रीजिंग आरटीएस, डिक्रीजिंग आरटीएस, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है? इनपुट डबल हो गया, इनपुट डबल हो गया, इनपुट डबल हो गया, आउटपुट डबल से कम होगा। देख इनपुट डबल है, आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, उतना तेजी से नहीं। लेट्स से आउटपुट बिकम्स 150, नहीं 1.5 टाइम्स बढ़ गया, 1.5 टाइम्स बढ़ गया, हाँ या ना? दैट इज योर दिस रिटर्न्स टू स्केल का फंडा। क्लियर है? राइट right. चलो डन। चलो डन है, ये हो गया तीनों रिटर्न्स टू स्केल। अब चलो पहले एक बार आप लोगों को रीडिंग करवा दिया जाए, ठीक है? हाँ सर, आ जाइए। Constant returns to scale. Constant returns to scale means that with the increase in scale in the same proportion, output increases. With the increase in the input in same proportion, output increases in the same proportion. Input double होगा तो output भी double होगा, input 3 गुना होगा तो output भी 3 गुना होगा। Increasing returns to scale, it means that output increases in a greater proportion
देन इंक्रीज इन इनपुट्स, इनपुट्स 2 गुना हुआ, मैंने एग्जांपल में लिखाया था, तो आउटपुट 3 गुना हो गया। व्हाट बेटर वे टू क्लियर दिस? एंड आखिरकार डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ेगा पर स्मॉलर प्रोपोर्शन में। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन रिलेटिव टू इंक्रीज इन इनपुट्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल विल प्रिवेल। और अगर हम लोग कब डगलस का बात करें, याद है कब डगलस? तो अगर कब डगलस का बात किया जाए, कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को याद करा जाए, तो कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन याद है, ये था, इसमें ए था और बी था, याद है? हाँ, बी ही 1 माइनस ए है। ओके, सो कब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बोलता है लेबर जितना है और कैपिटल जितना है, ए प्लस बी अगर 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर ए प्लस बी 1 आता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ए प्लस बी लेस देन 1 आता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये तीनों बातें नोट कर लो, ये तीनों बातें नोट कर लो, ये तीनों बातें नोट कर लो फटाक से क्लास। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? सही है, हो गया। अब चलो मैं बात कर रहा हूं किसका, बोलो? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का। किसका बोलो? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का। समझते हैं क्या है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। एकदम सिंपल, याद है एक चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, याद है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव करता था, याद है आपको? जहां पे बजट लाइन टेंजेंट होता था इंडिफरेंस कर्व से। याद आ रहा है क्या कुछ? यहां वही डिस्कशन है। बस जो बजट लाइन होता था कंज्यूमर के लिए, जो बजट लाइन होता था कंज्यूमर के लिए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, जस्ट ट्राइंग टू रिलेट थिंग्स, वही प्रोड्यूसर के लिए होता है आइसो कॉस्ट, वही प्रोड्यूसर के लिए होता है आइसो कॉस्ट। और जो कंज्यूमर के लिए होता था इंडिफरेंस कर्व, वो प्रोड्यूसर के लिए होता है आइसो क्वांट, आइसो क्वांट। आओ अब इसको थोड़ा सा समझते हैं आराम से, रिलैक्स। वी आर थिंकिंग फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव? प्रोड्यूसर्स। पहला कॉन्सेप्ट है आइसो क्वांट्स। आइसो क्वांट्स को एक और बात बोला जाता है इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व। पहले ये लिख लो या मार्क कर लो, आइसो क्वांट्स आर आल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, या आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व। अब चलो मैं तुम लोगों के साथ बातचीत शुरू करता हूं। आर वी रेडी? लेट्स गो क्लास, लेट्स गो, लेट्स गो। बात करूं? इधर देखो, आइसोक्वांट क्या है? अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। ये देख, इधर देख, इधर देख, ये x कितना है 1 और यहां y कितना है 12। अब रुक, इधर x कितना है 2, y कितना है 8, यहां x कितना है 3, y कितना है 5, x कितना है 4, y कितना है 3। मैं आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर देखो x कितना है 5, y कितना है 2। एक इनपुट x का, 12 इनपुट y का, 2 इनपुट x का, 8 इनपुट y का, 3 इनपुट x का, 5 इनपुट y का, 4 इनपुट x का, 3 इनपुट y का, वेट करो, 5 इनपुट x का, 2 इनपुट y का। ये जितने कॉम्बिनेशंस है ना, ये जितने कॉम्बिनेशंस है ना, इन सारे कॉम्बिनेशनों में, इन सारे कॉम्बिनेशनों में जितने इनपुट्स है, इन सारे कॉम्बिनेशनों में आउटपुट रिमेन्स द सेम।
मतलब जितना आउटपुट ये दोनों को मिला के बनाएगा उतना ही आउटपुट ये दोनों होगा तो भी बन जाएगा। मानो फैक्ट्री में एक मशीन है, 12 वर्कर्स है, तो एक मशीन और 12 वर्कर्स मिलके जितना बनाएंगे, अगर फैक्ट्री में 5 मशीन हो और 2 वर्कर्स हो तो भी उतना ही बन जाएगा। इसको बोलते हैं, अगर ऐसे पॉइंटों को आप कनेक्ट करते हो तो जो कर्व बनता है उस कर्व को क्या बोलते हैं? आइसोक्वांट। अब डेफिनेशन सुनो आइसोक्वांट का, तब मजा आएगा तुमको सुनकर। इधर सुनो 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 सुनो। आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स all those combinations of sunna. Isoquant represents all those combinations of factor inputs which are capable of producing the same level of output. iso का मतलब equal, quant का मतलब quantity. हर केस में इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा, हर केस में इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये बात है सर। ये प्रोड्यूसर्स है। कंज्यूमर्स के लिए इंडिफरेंस कर्व होता था, दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहां है दैट गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। वहां एमआरएस था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहां है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। एक वर्ड आ गया है, टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है ये? आपने फैक्टर x को 1 से बढ़ाया तो फैक्टर y कितने से कम होगा? 4 से। फिर फैक्टर x को बढ़ाया तो फैक्टर y कितने से कम होगा? 3 से। फिर इसे और फिर ये, यानी एमआरटीएस फॉल्स। एमआरएस भी फॉल होता था, एमआरटीएस भी फॉल होता है। और तभी तो ये कौन सा शेप का है? कॉन्वेक्स। क्या है बोलो? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या है बोलो? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। याद आता है क्या? समझ में आता है क्या? राइट सर, बात तो समझ में आता है। क्लियर? क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन क्या है बोलो? आइसो कॉस्ट। क्या है बोलो? आइसो कॉस्ट। आइसो मतलब इक्वल, आइसो मतलब इक्वल, आइसो मींस इक्वल, इक्वल कॉस्ट लाइंस। कंज्यूमर्स का बजट होता है, कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करता है उसका एक बजट होता है, तो प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसका बजट नहीं होता है। वो लोग जो फैक्टर्स को हायर करते हैं, लेबर को, मशीन को, या लेबर को और लैंड को, क्या प्रोड्यूसर्स का बजट नहीं होता है क्या? होता है नहीं होता है? अरे मेरे भाई, प्रोड्यूसर्स का भी तो बजट है। कंज्यूमर्स के बजट को बजट लाइन में दिखाते थे, प्रोड्यूसर्स के बजट को आइसो कॉस्ट लाइन में दिखाएंगे। डिफरेंट। व्हाट इज आइसो कॉस्ट लाइन? आइसो कॉस्ट लाइन शोज different combination of two factors that result in same cost, that result in same cost to the producer. देख लो, जैसे बजट लाइन का शेप था वैसे ही आइसो कॉस्ट का भी शेप है। और प्रोडक्शन कहां ऑप्टिमाइज होगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आएगा वहां पर, या प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगा वहां पर जहां पर आइसो क्वांट के ऊपर आइसो कॉस्ट टेंजेंट हो। आइसो कॉस्ट क्या हो? टेंजेंट। लिखो, प्रोडक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड, production is optimized at the point where ISO cost line is tangent to ISO quant. ISO cost line is tangent to ISO quant. स्टूडेंट्स, होमवर्क क्या है? हमने रीड किया है, आपको भी होमवर्क है ये पूरा टॉपिक रीड एटलीस्ट 2 times. With this, finally unit 1 is complete.
Unit 2 we will complete the, yeah, start the next class. That's it. Goodbye everyone.